नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में थर्ड फेज में होने वाले बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट, हॉट सीट, मैनपुरी लोकसभा सीट। अगले कुछ मिनटों में समझेंगे कि आखिर ऐसे क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए चाहे जितना भी प्रयास कर ले, यह सीट कभी उसके हाथ नहीं लगते। और इस बार भी डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी के तरफ से यहाँ पे खड़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुकाबले में कहीं तक, इस पूरे मुकाबले में आने में कहीं दूर दूर तक सफल नहीं दिखाई दे रही है। अगले कुछ मिनटों में समझेंगे आखिर मैनपुरी के वो क्या कारण है, क्या राज है जिस कारण से ये स्थितियां आज से नहीं बनी हुई है मित्रों। 1996 यानी 1996 से समाजवादी पार्टी का ये ऐसा किला है, ऐसा दुर्ग है जिसे अब तक भारतीय जनता पार्टी भेद नहीं सकी है। समाजवादी पार्टी 1996 से हारी ही नहीं है इस लोकसभा सीट पर। आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि 2014 में मोदी जी की प्रचंड लहर की स्थिति थी, तब क्या हुआ? तब भी यह सीट समाजवादी पार्टी के पास। 2019 जब पुलवामा मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सहित पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक लहर की स्थिति थी, एक वेग की स्थिति थी, उसमें भी मुलायम सिंह यादव 94,000 वोटों से इस सीट पे उन्होंने विजय वो हुए थे। मित्रों देखिए, अगर हम लोग यहाँ का ध्यान दें तो मैनपुरी सीट कहीं न कहीं पहले से ही अगर देखें समाजवादियों का गढ़ रहा है और वर्तमान समय में यह समाजवादी पार्टी का प्रमुख गढ़ स्थल रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। मुलायम सिंह यादव यहाँ से जो है कि आखिरी समय तक सांसद रहे, लेकिन कुछ रोचक मामले भी हैं मित्रों। यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव इस लोकसभा सीट पर 94,000 वोटों से जीते थे और उनके निधन के बाद जब 2022 में यह लोकसभा सीट, यह स्थान खाली हुए और लोकसभा के उपचुनाव हुए, तब डिम्पल यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बनी और उन्होंने रिकॉर्ड 2,88,000 वोटों से जीत दर्ज कराई अपनी। अब कई दर्शकों के मन में यह सवाल होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कहाँ तो माननीय मुलायम सिंह यादव खुद जो है कि खड़े थे यहाँ से, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, फिर भी 94,000 वोटों की ही मार्जिन क्यों बनी हुई थी? उतने ही मार्जिन से वो जीते। दूसरी चीज़ कि उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में थी। मैं बार बार कहता हूँ मित्रों कि जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, नेताओं के स्तर पर वो गठबंधन जरूर बन गया था, लेकिन कार्यकर्ताओं के स्तर पर उस गठबंधन में वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे। यानी मायावती जी के यहाँ पे गठबंधन करने के बावजूद भी दलित वोटर्स जिस तरह से आने चाहिए थे वो 2019 में नहीं आए थे। लेकिन लोकसभा उपचुनाव में 2022 में इस लोकसभा सीट पर देखा गया कि यहाँ पे कई सारे जो दलित क्षेत्र वाले जो गांव हैं, उन गांव में भी जहाँ पे अच्छे खासे संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट पड़े और यही कारण है कि हम लोगों को डिफरेंस जो है 2,88,000 मतों से, भारी भरकम मतों से यहाँ से डिम्पल यादव 2022 में जीतती हैं। सवाल ये है कि क्या, बहुत सारे लोग, आप लोग ये भी तर्क देंगे कि 2022 में चूँकि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, वैसे स्थिति में एक तरह से उनको श्रद्धांजलि वाली स्थिति थी यहाँ पे। सहमत हूँ इन तर्कों से, लेकिन अभी भी यह सीट सुरक्षित दुर्ग बना हुआ है समाजवादी पार्टी का। यहाँ पे थोड़ा दूसरे कैंडिडेट्स को भी देखें, थोड़ा जाति समीकरण भी देखेंगे मित्रों हम लोग आगे के व्याख्या में कि इस सीट पे समाजवादी पार्टी किस तरह से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर जयवीर सिंह को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और वो उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय पर्यटन मंत्री हैं। इस समय जयवीर सिंह वो भी लगातार कुछ अलग अलग ढंग से चुनाव प्रचार करते हैं। कभी बैलगाड़ी पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है। उनका दावा ये है कि वो पुराने ग्रामीण संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब प्रयास जयवीर सिंह के तरफ से हो रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि डिम्पल यादव किस तरह से चुनाव प्रचार यहाँ पे कर रही हैं। जब से, एक तो देखिए, मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद 2022 से डिम्पल यादव ने यहाँ के मतदाताओं से काफ़ी अच्छे से कनेक्ट किया है और फरवरी 2024 से ही डिम्पल यादव यहाँ पे लगातार लगभग बनी हुई हैं। डोर टू डोर उनका कैंपेन चल रहा है और अगर मैं कहूँ कि अब तक, यानी कि जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस समय आप लोगों के लिए, उस समय तक की स्थिति को अगर मैं वर्णन करूँ, नंबर 1,
केवल जिस समय नामांकन पत्र दाखिल किया जा रहा था, नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन ही यहाँ पे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सरीखे वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद थे। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जसवंत नगर में शिवपाल यादव ने एक सभा की थी, तो वो कुछ मामलों को अगर छोड़ दें तो यहाँ पे चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेवारी डिम्पल यादव अकेले संभाले हुए हैं। और वो बड़ी सभाएं नहीं कर रही हैं, वो 50-60 लोगों के ग्रुप में अलग अलग किसी के घर में जाके नुक्कड़ सभाओं में भाग ले रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन, उसको अगर उससे भी अच्छा मैं कहूँ तो वो डोर टू डोर कैंपेन जैसी स्थिति चला रही हैं। और उनका सहयोग दे रही हैं उनकी बेटी अदिति यादव, जो कि ब्रिटेन में लंदन में पढ़ाई करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की वो छात्रा हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जो फील्ड से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं मित्रों, पिछले 20-22 दिन में ही अदिति यादव ने भी कम से कम 110 प्लस गाँव का दौरा कर डाला है। तो वो तो अभी छोटी बच्ची हैं, फिर भी उन्होंने अच्छे खासे गाँव का दौरा किया है। लेकिन ये डिम्पल यादव अब खुलकर भाषण दे रही हैं, काफ़ी खुलकर जो है कि वो संवाद स्थापित करते हुए दिख रहे हैं, और उसका पूरा असर, भारी भरकम असर यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में हम लोग देखें तो चूँकि ये बीजेपी मान के चल रही है कि यादव बहुल क्षेत्र है, ये यादवगढ़ क्षेत्र है अगर, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लाया जा रहा है और उनसे चुनाव प्रचार कराया जा रहा है कि उस कारण से यादव वोट जो है कि वो इधर से तोड़ के समाजवादी पार्टी के तरफ से तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के तरफ लाया जा सके, इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन ज़मीन से जो रिपोर्ट आ रही है मित्रों, वो रिपोर्ट ये है कि मोहन यादव को वहाँ के जो यादव समुदाय के लोग हैं वो उन्हें रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री मान रहे हैं और मानते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव खुल के जो है, या मुलायम सिंह यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री होते थे, स्वतंत्र रूप से तमाम निर्णय लेते थे, उस हैसियत के नेता मोहन यादव मध्य प्रदेश में नहीं हैं। वो जरूर मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनके तमाम निर्णय दिल्ली से लिए जा रहे हैं, ये लोगों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आक्रामक है इस सीट को लेके। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं, और इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठाकुर जयवीर सिंह को कहा है कि अगर आप इस सीट को जीतते हैं तो आपको बहुत बड़ा आदमी बना दिया जाएगा। मित्रों, सोच के देखिए कि ठाकुर जयवीर सिंह इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं, बहुत बड़े आदमी बनेंगे, सांसद बनेंगे, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। ये एक विशिष्ट स्थिति हो सकती है। लेकिन वहाँ के लोगों से अगर सवाल पूछें तब जो तमाम परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री के रूप में 7 मई तक के लिए वहाँ पे पर्यटन की भूमिका निभा रहे हैं। वो एक पर्यटक के रूप में ही घूम रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, चूँकि वो विधायक उसी क्षेत्र से हैं, तो मैं उनके विधायक वाले मामले पे नहीं कह रहा, लोकसभा दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि जो लोकसभा की उम्मीदवारी है वो उनके कहीं पर्यटक तक की भूमिका सीमित होते हुए नज़र आ रही है। हालांकि इस पूरे लोकसभा सीट को अगर हम लोग देखें मित्रों, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से चुनौती का क्षेत्र है और समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ रहा। यहाँ के एक तो एक्रॉस अलग अलग, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, ठाकुर समुदाय हो, दलित समुदाय हो, हर समुदाय के भीतर समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं यहाँ पे। यही कारण है कि यह दुर्ग कभी टूटा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद यह दुर्ग सुरक्षित रहा है। थोड़ा जाति समीकरण को भी अगर देखें हम लोग, यहाँ पे यादवों की संख्या मानी जा रही है 4.25 4.25 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास तक यहाँ पे यादव हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो मुस्लिम हैं उनकी संख्या 65,000 है। तो अब जोड़ दीजिए दोनों को, कम से कम तो 5 लाख प्लस 5.25 लाख के आसपास तक यादव मुस्लिम ही जा रहे हैं। शाक्यों की संख्या एक भारी संख्या है यहाँ पे, और उनकी संख्या 3.25 लाख के आसपास है यहाँ पे। देखिए उस वोटर्स में भी जो है कि समाजवादी पार्टी सेंधमारी करने में सफल दिख रही है, क्योंकि आसपास के जो दूसरे सीट हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने साकी कैंडिडेट भी खड़ा किए। तो एक तरह से उस समूह को अपने पास लाने की तैयारी। और दूसरी चीज़ की तीसरी चीज़ अगर मैं बताऊं, यहाँ पे हम लोग 2 कैंडिडेट के बारे में तो बातचीत कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कि डिम्पल यादव बनाम जयवीर सिंह का जो टक्कर चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पे प्रत्याशी दिया, और बहुजन समाज पार्टी ने पहले गुलशन साकी को टिकट दिया था, बाद में उन्होंने टिकट बदलकर शिव प्रसाद यादव को टिकट दे दिया। अखिलेश यादव ने नामांकन पत्र के दिन आरोप भी लगाया था कि बहुजन समाज पार्टी क्या
बहुजन समाज पार्टी के पास लग रहा है कि बीजेपी का फ़ोन आ गया होगा और यादव वोटों को काटने के लिए संभवतः शिव प्रसाद यादव का फ़ोन आया होगा। लेकिन एक मामला ये जरूर आया कि इस पूरे प्रकरण से गुलशन साकी के टिकट को काटने से साकी समुदाय ने इसे एक तरह से बड़ा गंभीरता के साथ लिया है और उनकी बहुजन समाज पार्टी के साथ थोड़ी नाराज़गी की स्थिति बनी है। लेकिन हालांकि वो बहुजन समाज पार्टी से कौन नाराज़ होता है वो ज़्यादा मुकाबले में नहीं है। आप बहुत सारे दर्शकों को लग रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी ने शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है तो भारी मात्रा में कुछ यादव वोटों में सेंधमारी कर सकेंगे। इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। वहाँ पे यादव वोटों में हो सकता है 4-5 हज़ार का मैक्सिमम वो सेंधमारी कर लें तो कर लें, लेकिन अंततः यादव वोट जो है कि वो एकजुट ही, और जैसा मैंने पहले भी कहा था एक्रॉस दूसरे अलग अलग समुदायों में भी लोग वो वोट देंगे। चूँकि 2022 के लोकसभा के उपचुनाव को हम लोग अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जान वहाँ पे लगाई थी, पूरी ताकत फूकी थी इस लोकसभा सीट पर, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें मैनपुरी लोकसभा सीट को तो इसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। भोगांव, मैनपुरी, किसनी जो कि एक अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है, करहल, जसवंत नगर। इसमें से 2 विधानसभा सीटें जो हैं वो 2022 के विधानसभा चुनाव के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ बेसिक वोटर्स हैं यहाँ पे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पे अगर देखें तो अब यहाँ पे देखिए जसवंत नगर में शिवपाल यादव काफ़ी वहाँ पे जो है कि उनकी भूमिका मानी जाती है, बड़े प्रभावी हैं जसवंत नगर में शिवपाल यादव। तो अब परिवार के भीतर भी कोई मतभेद की स्थिति नहीं है। 2019 के संदर्भ में देखें तो उसमें चाचा भतीजा एक अलग अलग थे रास्ते पे, लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद यादव परिवार पूरी तरह से एकजुट हुआ था और इस चुनाव में यानी कि मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव 2022 में भी यादव परिवार पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा था। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सीट पर कोई चुनौती, कोई मुकाबला बीजेपी भले प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के चुनाव परिणाम देखने के लिए आपको 4 जून तक के लिए इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुकाबला पूर्णतः एक पक्षी है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि अलग अलग अपने चुनाव प्रचार में कुछ अनोखा नवीनता लाकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का जो एक तरीका है कि वो पूरा ताकत झोंकती, जैसे गृह मंत्री के चुनाव प्रचार यहाँ पे हो चुके हैं, अलग अलग दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को लाया जा रहा है, बहुत सारे अन्य केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने बम्बार्डिंग के तरीके से जो चुनाव प्रचार करती है वो चुनाव प्रचार वो कर रही है। अब चूँकि अभी 7 मई में समय है, 7 मई को चुनाव होने हैं। चुनाव अब जैसे जैसे पास में आने 7 मई करीब आने वाला, आखिरी समय में यहाँ पे ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का भी शेड्यूल बन चुका है और वो भी यहाँ पे काफ़ी ताकत झोंकने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी इस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ताकत झोंक रही है। तो चुनाव प्रचार के स्तर पे भी आपको आगे के समय में दिखेगा कि बीजेपी के भी चुनाव प्रचार काफ़ी ऊपर स्तर पे और समाजवादी पार्टी के भी ऊपर स्तर पे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ मित्रों, परिणाम के मामले पे कोई सोचने विचारने की स्थिति नहीं है। परिणाम यहाँ पे पूर्णतः पहले से ही 1996 से जो परिणाम आते रहे हैं इस लोकसभा सीट पे, 2024 लोकसभा चुनाव में भी उसके टूटने की कोई स्थिति नहीं है। उल्टे मैं देख पा रहा हूँ कि डिम्पल यादव काफ़ी मजबूत स्थिति पे खड़ी है। बीजेपी मैंने कई बार अलग अलग जगहों पे, कई राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों पे मैंने कहा भी कि बीजेपी को जिस ढंग से प्रत्याशी खोजने के प्रयास करने चाहिए थे उस ढंग से बीजेपी ने यहाँ पे प्रत्याशी खोजने में मेहनत नहीं की है। यानी बीजेपी जितना चुनाव प्रचार में मेहनत कर रही है, थोड़ा कुछ ढंग का अगर प्रत्याशी देती तो इस सीट का विश्लेषण करने में हम लोगों को मज़ा भी आता और आप लोगों को सुनने में भी मज़ा आता। लेकिन वर्तमान में यह सीट डिम्पल यादव के लिए पूर्णतः सुरक्षित, समाजवादी पार्टी का एकाधिकार अब भी बरकरार रहने की पूरी संभावना। धन्यवाद मित्रों।